नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक आंतों के सूजन का रोग है। सरल भाषा में कहें तो ये हमारे आंतों से जुड़ी बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में सूजन और जलन की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी आंत के मलाशय और मलनाली में छाले हो जाते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर अचानक सामने आने के बजाय लंबा वक्त लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में शरीर में कमजोरी पैदा हो सकती है और कभी कभी ये जानलेवा स्थितियां तक पैदा कर सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई सही इलाज नहीं आया है, लेकिन बीमारी के संकेतों और लक्षण के आधार पर इलाज किया जाए तो इससे लंबे वक्त के लिए निजात मिल सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लक्षण सूजन या जलन की गंभीरता पर निर्भर करते हैं और ये कहां होता है, इसके संकेत और लक्षणों के बारे में हम इस खास पेशकश में जानेंगे। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि ये बड़ी आंतों को लेकर है, इसमें एक सूजन होता है और एक गंभीर बीमारी है। इसका अभी तक इलाज नहीं है और इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आप लोगों से करवा देता हूं। डॉक्टर करण पीपरे जी रहेंगे हमारे साथ, जो कि पूर्व अधीक्षक और एम्स रायपुर हैं, और साथ में रहेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर दिनेश चौधरी जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले सीधे मैं डॉक्टर करण पीपरे जी में आपसे सवाल करना चाहूंगा। ये जो बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका इलाज नहीं है। अक्सर हमारे जो विज्ञान है वो इतना तरक्की कर चुका है कि बड़े बड़े बीमारियों का हम इलाज ढूंढ चुके हैं। अभी कोरोना की बात करें, इतनी गंभीर बीमारी थी लेकिन वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी इसकी वैक्सीन भी निकाल दी। लेकिन ये बीमारी आखिर इतनी गंभीर क्यों है कि इसका इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है? कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हमारे प्रदेश की जितनी जनता है जो आजकल कोरोना से पीड़ित होते हुए भी उससे विजय पा लिए हैं सभी लोगों ने और जागरूक हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस टॉपिक का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें जो कोलोन होता है, बड़ी आंत बोलते हैं जिसमें, इसमें इन्फ्लेमेशन के कारण सूजन हो जाती है और उसमें सूजन होने के कारण जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसमें सुपर इन्फेक्शन भी हो जाता है और जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस लेयर को, वो उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो उसकी स्टेजेस के अनुसार उसके सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं। तो स्टार्टिंग में जिस प्रकार से कि पेन होता है जिसको मरोड़ वाला स्पाज्मोटिक पेन कहते हैं और पेट में हाथ रख करके और दर्द को बर्दाश्त नहीं करने की जो स्थिति होती है, वो एक्सप्रेशंस भी आते हैं और काफी तनावग्रस्त स्थिति हो जाती है और सीधे टॉयलेट को जाना पड़ता है। और उसमें उस जो पेन होता है या अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, उससे कभी म्यूकस जाता है, कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है, क्योंकि छाले जो पड़ते हैं, जो अल्सर बनते हैं कोलोन के उसमें अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में, उसमें वो मरोड़ और मोटिलिटी जब उसके कारण जो ब्लीडिंग होती है अल्सर से, तो इसकी जो लक्षण है वो डॉक्टर को बताते हैं। फिर आकर के कि मेरे आज जो मैंने टॉयलेट गया था तो टट्टी के साथ में और खून भी आए हुए थे और कभी कभी तो धारदार खून भी टपकती हैं और काफी ब्लीडिंग होती है और एनीमिया भी हो जाता है, बुखार भी आ जाता है इन्फेक्शन के कारण और मरीज बहुत सीरियस होने की कंप्लेंट हो जाती है, एडमिट करना पड़ता है, उसका तत्काल इलाज करना पड़ता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है। इतना ज्यादा ब्लड लॉस भी हो जाता है उसमें। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसमें सुपर इन्फेक्शन हो जाते हैं, दूसरे बैक्टीरिया आ जाते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियल जो फ्लोरा होते हैं वो भी ग्रो कर जाते हैं, तो मरीज बहुत ज्यादा परेशानी होती है और जानलेवा भी हो जाती है। कभी कभी प्रोटीन का लॉस होता है, विटामिन का लॉस होता है, मिनरल्स का लॉस होता है, खून का लॉस होता है, कमजोरी आ जाती है और डिहाइड्रेशन भी होता है, एनीमिया हो जाता है। और फिर इलाज के पहले, सबसे पहले जब पेट का इतना बड़ा वो सिस्टम जो खराब हुआ है, जीआईटी ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें कोलोन और ब्लीडिंग भी हो रही है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो बहुत सी बनती है, लेकिन एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने के लिए एक्सरे भी होता है एब्डामिन का, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है, कोलोन के अंदर एक स्कोप डाल करके और उसको चिकित्सक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसकी जांच करते हैं और सिग्माइडोस्कोपी भी होती है। सिग्माइड जो रेक्टम के ऊपर होता है, एनल द्वार के ऊपर होता है पेट की तरफ, उसकी जांच होती है और उसकी फिर अल्सर देखते हैं, कोलोन की सूजन देखते हैं, कितनी ज्यादा उसमें उसका इफेक्ट हुआ है, कितना नुकसान हो रहा है। कभी कभी तो अल्सर ऐसा गहरा भी हो जाता है कि परफोरेट भी हो जाता है। तो
उससे पेरिटोनाइटिस हो जाती है, सेप्टिसीमिया हो जाती है और जान जाने का जोखिम भी रहता है, तो मरीज को भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन यदि शुरुआत की स्टेज अगर उसको पता चल गई डॉक्टर को और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या कोई भी डॉक्टर रहते हैं, एमबीबीएस के लेवल के भी डॉक्टर अगर हैं, तो इस बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं, बढ़ने भी नहीं देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा इसमें बहुत जरूरी है जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो। इसमें जो दूसरी और जीआईटी की जो दवाइयां हैं या स्पाज्म को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्पाज्मोटिक है, एनाफोर्टान है, बेरालगन के इंजेक्शन जैसे रहते हैं, ये भी लगते हैं ताकि वो स्पाज्म दर्द का निवारण हो। आईवी फ्लूइड्स लगते हैं, विटामिन के इंजेक्शन लगते हैं और प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के भी देते हैं। इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर पेशेंट का खाना पीना लाइफ स्टाइल ये सब अच्छी हो और जो भोजन है उसका दही वाला हो और हल्का डाइट हो, सब्जी वाला हो, मसाले ना हो, चिलीज ना हो, तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत जल्दी राहत मिलती है। और डॉक्टर से संपर्क से उसकी सलाह के अनुसार उसका पूरा निदान होता है, कंट्रोल होता है और ठीक हो जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर स्ट्रेस है तो एंटी स्ट्रेस भी उसको एंटी एंजाइटी दवाइयां भी देनी पड़ती है। और जीआईटी का जो एंजाइम्स होते हैं जीआईटी के वो और विटामिन होती हैं ये दिया जाता है और पेशेंट अच्छा हो जाता है। जी, तो मैं बस आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का इलाज पूरी तरह से संभव है? जी बिल्कुल 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 पूरी तरह से संभव है। सही डॉक्टर के सब साथ में अर्ली स्टेज में आए ताकि बीमारी ना बढ़े। यदि लेट भी हो गए हैं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसकी जांच करके उसके की कंडीशन देख करके और कोलोनोस्कोपी है, सिग्माइडोस्कोपी है, ये सब करके और उस पे दवाइयां सब उपलब्ध है, मेडिसिन और दर्द की गोली है, इन्फेक्शन को इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए है, जीआईटी की नॉर्मल जो रेगुलेटरी एक्शंस होते हैं उसको बनाए रखने के लिए है, सभी प्रकार से दवाइयां उपलब्ध हैं। चलिए, ये अच्छी बात आपने बताई कि इस बीमारी का इलाज है और सही समय में डॉक्टर से संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर दिनेश चौधरी जी, आयुर्वेद इस बीमारी को किस तरह से इसकी व्याख्या करता है, किस तरह से इस बीमारी को देखता है? जी दिनेश जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर। जी दिनेश जी, आयुर्वेद इस बीमारी को, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी है, डॉक्टर करण पिपरे जी ने इसको अपने हिसाब से बताया कि किस तरह से बीमारी है और कितनी खतरनाक है। हालांकि इस बीमारी का इलाज भी संभव है, करण पिपरे जी ने इसको बताया है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, आयुर्वेद इस बीमारी को किस तरह से इसकी व्याख्या करता है, किस तरह से देखता है इस बीमारी को? जी, जैसा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यह लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन या बड़ी आंत, और यह बड़ी आंत अपनी पाचन संस्थान का एक भाग है, एक अवयव है। सबसे अंतिम छोर जो होता है वो गुदा होता है और गुदे से लगा हुआ ऊपरी पार्ट कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। उसका इन्फ्लामेशन की यह बीमारी है। चूंकि आयुर्वेद यह जीवन का विज्ञान है और आयुर्वेद में शरीर की परिभाषा यह बताई है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात यह शरीर 3 दोष 7 धातु है और 3 मलों से बना हुआ है। अब इसमें 3 मल कौन कौन से होते हैं? एक स्वेद पसीना, दूसरा होता है मूत्र और तीसरा होता है मल। मल को पुरीश भी कहते हैं, डेफिकेशन भी कहते हैं। और यह अल्सरेटिव कोलाइटिस अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन का संबंध मल से होता है। तो जैसा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों में बताया है कि कभी लूज मोशंस होते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग होती है डेफिकेशन से, मल के साथ रक्त का आना होता है। ऐसे बहुत से मल से संबंधित लक्षण इस अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारी में होते हैं। क्योंकि आयुर्वेद यह किसी भी बीमारी के मूल पर ध्यान ज्यादा देता है। जैसा कि यह लार्ज इंटेस्टाइन और मल से संबंधित जो बीमारी है, इसका मुख्य कारण, मेन कॉज जो होता है वो आहार होता है। क्योंकि यह बीमारी होने का बड़ा मतलब हिस्ट्री बहुत लंबी होती है। जैसा कि आज की आधुनिक जीवन शैली बहुत आपाधापी वाली, बहुत ही जल्दबाजी वाली, किसी को किसी से बात करने का टाइम नहीं है, तो इवन खाने का टाइम नहीं है। हमारा खाने का समय निश्चित नहीं है। हम कितना खा रहे हैं इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैसा खा रहे हैं यह ध्यान नहीं दे रहे हैं।
किस प्रकार का खा रहे हैं, यह ध्यान दे पाना मुश्किल हो रहा है। इसकी परिणति हमें लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन के रूप में हो रही है। तो यह अल्सरेटिव कोलाइटिस एक तरह से जीवन शैली से रिलेटेड बीमारी है और आहार का इसमें सबसे प्रमुख कारण हो बताया गया है। तो इसी तरह आयुर्वेद में इस अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब इस बड़ी आंत की बीमारी का कारण अग्निमांद्य बताया है। अग्निमांद्य मतलब डाइजेशन पावर कम होना। आप और हम समझ सकते हैं बदहजमी होना मतलब इनडाइजेशन होना। हम सुबह कभी कभार हमेशा एक नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है कि हमें खाना पच नहीं रहा है या अधपच हो रहा है, जिसे हम एसिडिटी वगैरह के रूप में बातें करते हैं। तो यह अग्निमांद्य मतलब हमारे शरीर में जो जठराग्नि होती है, जो आहार का पाचन करती है, खाना पचाने वाली एक शक्ति होती है, एक अग्नि होती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। और उस अग्नि का कम होना अग्निमांद्य कहलाता है और इस अग्निमांद्य के कारण यह बड़ी आंतों की बीमारियां होती है। तो इसको आयुर्वेद के महान आचार्य महर्षि चरक ने अतिसार नामक व्याधियों में इसका वर्णन किया है। साथ ही यह ग्रहणी के रूप में भी एक व्याधि के रूप में वर्णन किया गया है। तो इनका सभी का मेन कारण आहार की विकृति है। आहार में गड़बड़ी होना मतलब बड़ी आंत की बीमारी का उत्पन्न होना। अब हम देखते हैं कि यह जो बड़ी आंत की बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसको आयुर्वेद में कि प्रिवेंटिव मेजर से देखा गया है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हम शरीर की आहार पाचन शक्ति को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारी जठराग्नि मंद हो चुकी है, डल हो चुकी है, उसको नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए दीपन पाचन नामक एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में कि हम इस अग्नि को दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करके अपने नॉर्मल स्वरूप में लाएंगे। साथ ही हम अपने आहार को सुपाच्य रूप में मतलब जो पचता है और जब नॉर्मल भूख लगती है तो ही खाना खाना है। इस तरह से हमें अपने आहार को एक नॉर्मल वे में लाना है। तो एक हम बचने का प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आज भी अल्सरेटिव कोलाइटिस पे 100% इलाज उपलब्ध नहीं है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से इससे बचना है तो इसके मूल कारण से ही हमें उसको बिल्कुल दिनेश जी, इसलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए बिल्कुल, इसलिए आपने जिक्र किया कि जो खाने से संबंधित है, अगर आपका खान पान सही समय पर सही तरह से नहीं हो रहा है तो ये बीमारी उनको ज्यादा होती है। बिल्कुल। डॉक्टर करण पीपरे जी, जो कुछ आपने इसके लक्षण बताए बड़े ही खतरनाक इसके लक्षण है, खून आना, अल्सर होना, ये बड़े ही खतरनाक लक्षण है। और इस वक्त जब ये स्थिति होती होगी तो जो ये पीड़ित होगा, जो इंसान होगा, उसको वाकई बहुत तकलीफ होती होगी। लेकिन शुरुआत की बात करें, शुरुआती कोई ऐसे लक्षण होंगे कि जब इंसान स्वस्थ रहता होगा, जब उसको लगता भी नहीं होगा कि ये इस तरह की बीमारी मुझे ग्रसित होने वाली है, इस बीमारी से मैं आगे जाके ग्रसित हो जाऊंगा, तो उस वक्त कोई शुरुआती ऐसे लक्षण होंगे जो तकलीफ नहीं देते होंगे लेकिन नजर जरूर आते होंगे। ऐसे कौन से वो लक्षण होंगे? वो स्टार्टिंग में जिस प्रकार से हल्के और फुल्का जब इन्फ्लामेशन होता है, जिसको आंतों में सूजन बताते हैं, उसमें म्यूकस टाइप जो रहता है, जो सिक्रीशन म्यूकस मेम्ब्रेन से इंटेस्टाइन के निकलता है, उस प्रकार के 4 से जो दस्त होते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी जो होती है मोशन की, वो इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी बढ़ जाने के कारण, गति बढ़ जाने के कारण तो वो होते हैं। तो और साथ में जो पेन होता है वो सीधे टॉयलेट के लिए जाता है, शौच के लिए जाता है। उसमें स्टार्टिंग में उसको जो मल है वो इनडाइजेशन जैसे रहता है, वो पूरा बाहर निकलेगा और साथ में म्यूकस भी निकलता है। और म्यूकस के साथ में 1-2 बूंद स्ट्रीक्स भी होते हैं ब्लड के, जो मरीज देख लेता है। आजकल तो कमोड वगैरह है तो उसमें दिखाई ज्यादा नहीं देता, लेकिन जो यदि किसी को ज्यादा तकलीफ है तो वो एग्जामिनेशन जो सैंपल देते हैं उससे जांच हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक और जो उसकी पैथोलॉजी की जांच होती है उसके कारण। नहीं तो जो शुरुआत के जो लक्षण, उसको जो फील होता है
वो क्रैम्स आता है, बिल्कुल मरोड़ जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइन में, लोअर एब्डोमेन में ज्यादा रहता है और अम्बलाइकस के अराउंड होता है। जी। और वो और करण पिपरे जी, ये जो मरोड़ की आपने बात कही है, ये हर दिन रहता है या कुछ कुछ दिन छोड़ छोड़ के आता है? ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस बीमारी का कि इसमें इस प्रकार की मरोड़, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में स्पाज्मोटिक पेन बोलते हैं, स्पाज्म आता है, ऐंठन जिसको बोलते हैं। जब किसी को ऐंठन आती है तो चेहरे में उसकी आप उसकी रीडिंग पढ़ सकते हैं, फेस रीडिंग, कितनी तकलीफ होती होगी। वो फिर खाने के लिए डरता है कि मैं अगर खाना खाऊंगा तो फिर कहीं मरोड़ ना हो, लेटरिन ना जाना पड़े, इस प्रकार से। और फिर ब्लड भी इसमें से निकलता है, वो ऐंठन के कारण ही, मूवमेंट के कारण ही जो अल्सर रहता है उसमें से ब्लड निकलता है, इंटेस्टाइन के मूवमेंट बढ़ जाती है, वो दिखाई भी देते हैं। लेकिन करण पिपरे जी, शुरुआत में ये लगातार तो नहीं होती होगी, शुरुआत में कुछ कुछ दिन छोड़ के होता होगा ऐसे कुछ कि आज हुआ है तो 4-5 दिन के बाद वो तो डेली आ गया, वो तो अल्सर बन गया। अच्छा, एक बार अगर ये शुरू हो गया इस तरह से मरोड़ शुरू हो गई तो फिर वो कंटिन्यू रहती है वो? बिल्कुल, डॉक्टर लोग उसका इलाज करते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अब तो इतना एडवांस हो गया कि नर्सिंग होम और क्लिनिक में बॉटल भी लग जाती है, सैलाइन लग जाती है, ग्लूकोज लग जाती है, डीएनएस बॉटल लग जाती है, उसी में इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर जो एंटी अमीबिक दवाइयां भी देते हैं, नॉरफ्लॉक्स है, टिनोडोजॉल है और बेरालगन है, एनाफोर्टान है, विटामिन के इंजेक्शन है, एसीलॉक है। गैस्ट्राइटिस भी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, गैस बनती है, पेट फूलता है, खाना खाने के बाद में फूलता है, इन्फ्लेम्ड है पूरा बड़ी आंच, जिसमें मल डाइजेशन के बाद में आता है और रुकता है, और उसके साथ में अगर वो इन्फ्लेम्ड है और उसके और दूसरे कीटाणु जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं जो पेट में ऑलरेडी रहते हैं, बॉडी कमजोर होने के कारण, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण, वीकनेस आने के कारण ब्लीडिंग भी होती है, नाक जैसे सिक्रीशन भी जाता है और लूज मोशंस भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये थोड़े थोड़े पूरे भी नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में पेन हुआ तो वो बैठेगा, थोड़ा सा हुआ, फिर उसके बाद में वो वापस चला जाएगा, घंटे 2 घंटे बाद फिर उसको जाना पड़ेगा। ये दूसरी तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज बहुत खराब होती है कि उसको बिस्तर में या वार्ड में एडमिट रहना पड़ता है, वो डॉक्टर की केयर में रहता है, सभी प्रकार की। तो करण पिपरे जी, अगर हम शुरुआत की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को अगर पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है उनको हाथों में, तो वो उसी वक्त जाके सीधे डॉक्टर से संपर्क करें या कुछ दिन इंतजार करें? या हम लोगों ने सैकड़ों मरीजों के इस प्रकार के जो स्पाज्म वाले, दर्द वाले, मरोड़ वाले, साथ में ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलोन वगैरह इन्फ्लेम्ड है, और उसकी दवाई दे करके, आईवी फ्लूइड चढ़ा करके और एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे करके और एंजाइम्स की और विटामिन की दवाइयां दे करके कईयों पेशेंट को डॉक्टर अच्छा कर देते हैं। किसी को ज्यादा सीरियस नहीं होना पाता, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको चिकित्सा करानी पड़ेगी, जांच करानी पड़ेगी। सैंपल अगर डॉक्टर बोलता है कि इसका सैंपल की जांच करेंगे तो स्टूल एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोपी है, और ये सब जांचें कराना बहुत जरूरी है। बीमारी अगर पकड़ में आ जाती है तो जड़ से भी खत्म हो जाती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये लक्षण, शुरुआती लक्षण है, अगर यही लक्षण किसी भी व्यक्ति को ये हो रहे हैं तो वो डॉक्टर के पास जरूर जाए और बिल्कुल डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और जांच करवाए। और अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो जो दवाइयां हैं इसकी प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर करते हैं उसको ले और जल्द से जल्द ठीक होने का प्रयास करें और डॉक्टर से लगातार संपर्क में बने रहें। जी, डॉक्टर दिनेश चौधरी जी, आयुर्वेद में क्या कुछ इलाज है इसका? अगर जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो एलोपैथी में ना जाए, होम्योपैथी में ना जाए, तो आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद में क्या इलाज है, किस तरह का इलाज इसमें संभव है? जी सर, यह बड़ी आंत की बीमारी है, तो बड़ी आंत के लिए आयुर्वेद में आहार के रूप में छाछ का प्रयोग, मतलब तक्र का प्रयोग, जिस प्रकार हम लूज मोशन या दस्त में दूध को अवॉइड करते हैं, तो उसका रामबाण इलाज है छाछ और तक्र। इससे जी डॉक्टर दिनेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। डॉक्टर करण पिपरे जी, ये जो बीमारी है, क्या ये बीमारी महिला पुरुष में दोनों समान बराबर रूप से देखी जाती है या फिर महिलाओं में ज्यादा या पुरुषों में ज्यादा? इसका भी ऐसा कुछ है, जो भी आंकड़े अगर सामने आए होंगे या जो वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ऐसा कुछ भी है कि बच्चों में ज्यादा, बड़ों में कम, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में कम, या पुरुषों में ज्यादा, महिलाओं में कम, ऐसा भी कुछ है? अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बीमारी जो रहती है पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है और बच्चों में भी देखा गया है। अल्सरेटिव कोलाइटिस उनको भी होती है, कोलाइटिस होती है, एंट्राइटिस होती है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस होती है,
और बेसिलरी डिसेंट्री होती है, अमीबिक कोलाइटिस होती है। ये सभी प्रकार की बीमारियां जो हैं GIT की, ये पुरुषों में ज्यादा होती है बनिस्बत इसके कि महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं अधिकांश घर में रहती हैं, उल्टा सीधा खाना पीना नहीं खाती हैं, परहेज से भी रहती हैं। और पुरुष शराब भी पीते हैं, नमकीन भी खाते हैं, बाजार का पानी, ड्रमों का पानी, ढाबे का पानी, यहाँ वहाँ का पानी भी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, मिर्ची मसाला, अंडा, मछली और तेज मसाले वाली चीजें भी खाते हैं, स्ट्रेस में भी रहते हैं, काम धाम करते हैं। और दूसरी और बीमारियां अभी हैं उनको, तो मैं समझता हूं कि पुरुषों को ही इस प्रकार की कोलाइटिस की जो बीमारी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू महिलाएं। और ये सब कंट्रोल हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि छाछ, मैंने पहले बताया आपको कि अगर दही का सेवन करें, केले का सेवन करें, मौसम्बी के रस का सेवन करें और संतरे का रस का सेवन करें, तो ये उसको सपोर्ट मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है और ब्लीडिंग वगैरह कम होती है, दर्द की गोलियां लेते हैं, इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, इम्यूनो सप्रेशन भी इसमें होता है, स्ट्रेस रहता है। तो ये सबको भी दूर करने के लिए चिकित्सक आजकल पूरे हर जिले में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और MD मेडिसिन के हैं डॉक्टर, और सब पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत कॉमन बीमारी है क्रोन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, सदियों से चली आ रही है। जिस समय नदी का और कुएं का पानी पिया करते थे लोग और इलाज भी नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, पेचिस होती थी, खूनी पेचिस भी बोलते हैं इसको, और इस प्रकार से बीमार होकर के वो अपना समय निकाला करते थे, खाना बंद कर देते थे, दही रोटी और चावल खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अच्छे होते थे, कुछ अच्छे हो जाते थे, कुछ ये जो ब्लीडिंग और लूज मोशन और म्यूकस डिस्चार्ज के कारण खत्म भी हो जाते थे अल्सर होने के कारण, और सीरियस होकर के खत्म हो जाए। लेकिन अब सुनाई नहीं देता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई इस प्रकार से मृत्यु होती है, क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन को भी ठीक किया जाता है और आपका जो दर्द है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, इसको सब प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध होने से, एडवांस टेक्नोलॉजी जांच की और एडवांसमेंट इन मेडिसिन होने के कारण ये जी। डॉक्टर करण पिपरी जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं सवाल पूछना आपसे चाहूंगा कि अक्सर, क्योंकि ये डाइजेशन से जुड़ी ये बीमारी है, जैसा कि आपने भी पहले जिक्र किया और दिनेश चौधरी जी ने भी जिक्र किया कि अगर डाइजेशन आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर आंतों में इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ये तो अक्सर जब हमने देखा है कि नींद कम होती है तो जो पाचन क्रिया होती है उस पर असर होता है, तो नींद कम होने की वजह से भी इस बीमारी में ज्यादा असर पड़ता है। दूसरी मैं चीज इसमें आपको ऐड करना चाहूंगा, दोनों का आप एक साथ सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अक्सर ये मैंने कई वीडियोस देखे हैं कि जो इंडियन टॉयलेट है और वेस्टर्न टॉयलेट में जो बैठने का तरीका होता है दोनों अलग होता है। ऐसे कुछ वीडियोस मैंने देखे, उसमें बताया गया है कि जो वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं तो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाने के कारण इस तरह की जो समस्याएं, आंतों की समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो नींद और ये बैठने के स्टाइल में क्या कुछ इस कारण से इस बीमारी में असर होता है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। सबसे पहले प्रश्न का जवाब ये है कि नींद अगर अच्छी नहीं हुई, आप प्रॉपर जो जैसे प्रतिदिन अगर आप 9-10 बजे सोते हैं, ना सो करके रात्रि में अगर आप 12-1 बजे, तो जो खाना वो जो रहता है आपका, वो वहीं पड़े पड़े आपका बैठे बैठे जो भी काम करते हैं आप, तो उसमें उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता और सिक्रीशन, एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो गैस्ट्रिक अम्ल, पित्त ये सब बढ़ेगा और इंडाइजेशन होगा, स्वेलिंग आएगी, अल्सरेशन होगा। बड़ी आंत, छोटी आंत 22 फुट लंबी होती है और क्वाइल शेपेड होती है, बड़ी आंत कम से कम 5 फुट लंबी होती है और साइड से, राइट साइड से ऊपर आकर के और लेफ्ट साइड में जाकर के सिग्माइड कोलोड और एनल रीजन पे जाकर उसका एंड होता है। तो उसमें भी ये सब मल पड़ा रहेगा। प्रॉपर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण आपको हमेशा नींद की उसके कारण, क्योंकि ये सब रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं, ब्रेन के होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, ये सब रेगुलेट करते हैं। और उसमें अगर करण पिपरी जी, सिर्फ बहुत कम समय में उस सवाल का भी जवाब जानना चाहूंगा जो मैंने आपसे कहा, वेस्टर्न और इंडियन टॉयलेट वाला, जो कमोड वाला वेस्टर्न स्टाइल वाला है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि उससे कोई तकलीफ होती है या कोई उसके साइड इफेक्ट है। उसमें आराम से बैठ करके और मोशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें और कोई उससे रिलेशन भी नहीं है उसका। जी, चलिए डॉक्टर करण पिपरी जी, बहुत बहुत
धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया और बहुत सारे सवालों के जवाब थे जो दर्शक भी जानना चाहते थे और आपने उन सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक गंभीर बीमारी है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आयुर्वेदिक चिकित्सक और डॉक्टर करण पिपरे जी ने कहा कि डाइजेशन के कारण इस तरह की समस्या ज्यादा आती है, इसलिए अपनी नींद का ध्यान रखें, खान पान को लेकर संयम बरतें और जो भी अगर किसी को भी इसके लक्षण पाए जाते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका इलाज भी है, लेकिन समय पर डॉक्टर से संपर्क करना अति आवश्यक है। इसी के साथ हमारे इस हेल्थ स्पेशल में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।